ठीक है। चुनाव अमेरिका में ये डिस्प्यूट हुआ था, उन्होंने रूल बनाया कि जितने भी सरदार यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आएंगे और यहाँ पर काम करने के लिए उनको अपनी टर्म जो है सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अपनी जो पद है वहाँ की सरकारी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके कई सारे दोस्त अगर कोई काम करने गए हैं तो यहाँ तो टर्बन रखते हैं, लेकिन वहाँ पर टर्बन जो है वो रिप्लेस करा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका मौलिक अधिकार, इसको सेट कर लो, वहाँ पर आपका मौलिक अधिकार आपको दूसरी टेरिटरी यानी दूसरे क्षेत्र में नहीं मिलता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत के अंदर मौलिक अधिकार आपको दिए हुए हैं, तो उसको आप अमेरिका में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो समझ गए, राइट टू कीप साइलेंट, गेम्स और उसके अलावा टर्बन, ये सब 19 के अंदर आता है। अच्छा, क्या भारत के अंदर सरकार चाहे तो जैसे सरकार अगर कोई टर्बन पहनता है, गवर्नमेंट नागरिक है, तो क्या गवर्नमेंट उनके टर्बन पहनने पर रोक लगा सकती है? ऐसा ही एक के बाद और आता है, जब भी ऐसी चीज़ें डिफ्लेक्टिंग होती हैं तब दिमाग खराब होता है। जैसे कि यहाँ कोई भी ऑपरेटर नहीं होगा और ना ही कोई टिप्पणी करेगा, कुछ महिलाएं हिजाब नहीं अदर, ठीक है। अब वो भी तो अपना राइट टू एक्सप्रेशन है उनका, भाई आप कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आपको राइट टू चॉइस मिला हुआ है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज क्यों किया, उसके बाद मामला कोर्ट में गया और उनके हिजाब पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैन लगाया गया, ठीक है। आपको पता है मामला था, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर। तो उन्होंने जब कोर्ट में जाकर के अनुच्छेद 19 की बात करी तो कोर्ट ने हाथ को जोड़ दिया, मतलब कोर्ट ने उनको अनुच्छेद 19 के तहत क्यों नहीं अलाउ किया कि आप पहन सकते हैं। सोचो, एक तरफ अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19 में जो टर्बन रखते हैं वो उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। आज आप बताओ फिर आप हाँ हाँ बताते नहीं। ठीक है, कुल मिला के आपने जो रीजनिंग को एकदम परफेक्ट, आप बताइए थोड़ा सा इसमें जो कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, कोर्ट ने क्या करा, पहले इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी, ठीक है। आपके धार्मिक किसी पुस्तक में इसको कंपल्शन डाला हुआ है, तो अगर आप लोगों ने जजमेंट को फॉलो किया हो तो उसमें उन्होंने ये बात बताई कि किताब में जो मेन उनकी क्या कहते हैं ऑनरेबल कुरान है, उस बुक में मेंशन नहीं था, भले ये अन्य जैसे इनके पास हदीस होती है और भी बुक्स होती है तो उसमें भले ही नहीं था। अब जिस चीज़ का उनको साइंटिफिक या जिस चीज़ का स्पिरिचुअल एविडेंस नहीं मिलता है तो वो उसको कंसीडर नहीं करते। अगर कल को कोई भी सरदार जो है उनकी रिस्पेक्टिव गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, जैसे आपको पता है कोई भी सरदार की 5 चीज़ें होती थी, आप लोगों ने सुनने पड़ा होगा कि बाढ़ होता है, कड़ा होता है, और होता है, काफ़ी चीज़ें होती है। अगर वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए धार्मिक पुस्तक पे, तो कल को भारत के अंदर अगर चाहें तो वो चॉइस दे सकते हैं कि आप इसको हटा, तो ये बात है, क्योंकि कभी भी हमारे भारत का कोई धर्म है नहीं और हमारे भारत का जो भी धर्म है नहीं, उन मामलों में अगर न्यायालय कभी भी विवेचना करता है तो सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड में देखता है, और अगर वो ठोस डिमांड नहीं मिलते तो उसको हटा दिया, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में आई थिंक इससे बाहर तो कभी बचा नहीं है। अब हम लोग आज आगे शुरू कर जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 के अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रीलिम्स में बेसिकली इसके जो 19(2) के अंदर 8 ग्राउंड हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे, आपके बेयर एक्ट में भी दिए हुए हैं, नोट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। सीक्रेसी के तहत, अंतर्राष्ट्रीय नकली पूर्ण व्यवहार के तहत और डिफामेशन के तहत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत और जो विभिन्न उसमें दिए हुए थे उन्हीं के ग्राउंड के तहत क्वेश्चन, ठीक है। वो लिख देंगे कि 19(1) के अंदर ये आपका ट्विटर या कुछ भी या इस तरीके का केस लिख देंगे और नीचे देंगे क्या सरकार 19(2) के तहत इसके कार्रवाई लगा सकती है, उसको आप पूरा करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है, विधानमंडल की, जो टॉपिक के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था जी। हाँ जी,
आज बात हम कर लेते हैं विधानमंडल की। देखो उत्तर प्रदेश राज्य है, कोई दिक्कत? किसी को लगता है उत्तर प्रदेश केंद्र है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश है, कोई दिक्कत किसी को? सबको पता है उत्तर प्रदेश 28 राज्यों में से एक राज्य है। ठीक है, 4 स्तंभ है, ये मैंने आपको बताया था। चौथे पिलर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, दैट इज मीडिया। बाकी के हमने 3 कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। ठीक है, और उसके बाद 4th स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग चाहें तो चौथे स्तंभ को मेंशन करें, ना करें, अपने आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राज्य के अंदर ये तीनों होना मैंडेटरी है। मीडिया है या नहीं है ये बात की बात है, गवर्नमेंट कैसे जानकारी पहुंचाएगी, बट ये होना इंपॉर्टेंट है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कार्यपालिका के अंदर सबसे नंबर 1 पे आते हैं राज्यपाल। ये आप लोगों ने पढ़ा है, अनुच्छेद 153 के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य के अंदर प्रमुख यानी जो हेड होंगे वो सभी कार्यकारी काम के कौन होंगे? राज्यपाल। राज्यपाल का दूसरा दर्जा जो दिया जाता है वो दिया जाता है मुख्यमंत्री को। कार्यपालिका में सबसे ऊपर आते हैं गवर्नर, दैट इज राज्यपाल, देन सीएम, फिर आता है COM, कंप्यूटर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद या मंत्री मंडल। चौथे नंबर पे एक और व्यक्ति होता है जिसको हम एग्जीक्यूटिव में लिखते हैं, उसका नाम होता है महान्याय। ये राज्य का महान्यायवादी होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, नहीं इसको ऐसा है जो सेंटर के पास होता है अलग अलग, लेकिन मुख्यतः इसको महान्यायवादी। अच्छा, इसको हम एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये तो लॉ से जुड़ा हुआ है, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। वो इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इस व्यक्ति को केंद्र की तरह ही अधिकार प्राप्त होता है कि ये दोनों हर जो होते हैं यानी कि विधानसभा, हमारे विधानमंडल के जो दोनों हाउसेज होते हैं, एक हाउस होता है, वहाँ की कोई भी प्रोसीडिंग में जाकर के बैठ सकते। ये बात समझ में, इसीलिए इसको कार्यपालिका में रखा जाता है। डोंट गेट कंफ्यूज। जैसे कि केंद्र के अंदर जो अटॉर्नी जनरल होता है वहाँ का महान्यायवादी होता है, आपको पता है कि वो ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ना ही वो क्या कहते हैं MP होता है, ना MLA होता है, लेकिन वो कोई भी प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसे राज्य के अंदर इसको पावर दी, तो इसलिए हम इसको रखते हैं कार्यपालिका। प्रमुख रूप से कार्यपालिका के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, इन चारों बॉडीज को समझने में कोई दिक्कत? CM सबको पता है, राज्यपाल सबको पता है। राज्यपाल के इलेक्शन कब होते हैं? कल मैंने बताया राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करता है? दूसरी बात, CM जो है उसके चुनाव कब होते हैं? अरे CM, PM, गवर्नर कभी इनके चुनाव देखे नहीं होते हैं। जो पार्टी का बहुमत सिद्ध कर लेती है राज्य के अंदर, उसमें से एक व्यक्ति को लीडर और एक को अपोजिशन का लीडर बना दिया जाता है। तीसरा आ जाता है मंत्री परिषद, अनुच्छेद 163। इसमें क्या होता है कि राज्यपाल साहब सबसे पहले राज्य के अंदर जो पार्टी जीतती है उससे एक होते हैं CM यानी कि एक मुख्यमंत्री, बाद में उसकी सलाह से और मंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, और इन मंत्रियों की संख्या 13 से नीचे ही होना चाहिए और 15% पूरी जो सभा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये समझ नहीं आया तो इसको भूल जाओ, फिर आगे समझो। अभी आप समझो कि सबसे पहले जो राज्यपाल होता है, जो पार्टी जीतती है उसका एक CM नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि CM जो है पार्टी चूज कर लेती है, बस वो वोट और मिल के आता है। बाद में उसी मुख्यमंत्री की एड और एडवाइस से और जितने पूरे रूम में बैठे हैं ये ध्यान रखना, इतना तो नहीं पड़ेगा। ये सब हम भी किया करते थे बचपन को। उसके बाद जब हमारा मंत्री परिषद बन जाता है, ठीक है, मंत्री परिषद बनने के बाद में उनको कई मामले में कानूनी सलाह पे एडवाइस भी चाहिए होता है। और आपको पता है कि एक व्यक्ति को होना ही चाहिए हमारे गवर्नर साहब के पास, जैसे राष्ट्रपति के पास होता है कि वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट से वन वोट नहीं करेंगे। वन वोट का मतलब होता है एडवाइस। ठीक है, अनुच्छेद का नाम ही 143। खैर, ये बनती है हमारी कार्यपालिका।
अब दूसरी चीज़ पे आ जाइए, जिसको हम बोलते हैं विधायिका। लॉ बनाने का काम किसका होता है राज्य के अंदर? पता है सबको? हमारे यहाँ जो विधायिका है, कल मैंने बताया था कि वो द्विसदनीय है या एक सदनीय है। फिर से कहो। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन क्या संविधान में ये एकदम मैंडेटरी आवश्यक है कि किसी भी राज्य के अंदर द्विसदनीय होना अनिवार्य है? अच्छा, जब हम चाहें केंद्र की बात करें, केंद्र के अंदर जो है वो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, क्या वहाँ अनिवार्य है? तो अनिवार्य है। क्या हम राज्यसभा को कभी भी हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? क्योंकि एक बेसिक बात जान लीजिए कि हमारे संविधान का जो ढांचा है वो अर्धसंघीय होता है, क्वासी फेडरल, और जो फेडरलिज्म है जिसको संघीय प्रणाली बोलते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे का भाग है, और कभी भी कुछ भी हो जाए हम मूलभूत ढांचा नहीं बोल सकते। अब देखो, स्टेट को चॉइस दी गई, स्टेट को चॉइस इसलिए दी गई कि आप चाहो तो अपने यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रख सकते हैं, यानी कि आप विधानसभा के साथ में चाहो तो विधान परिषद रखो या न रखो या। लेकिन अनुच्छेद 169 के अंदर ये जो विधान परिषद बनती है, इसका पूरा अधिकार रहता है पार्लियामेंट के पास। राज्य जो होता है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर 403 आपको पता है कि विधान मंडल के अंदर विधानसभा की सीट है, ठीक है, और हमारे पास में जो दूसरा हाउस है वो है विधान परिषद। अब मान लीजिए अगर आज हम विधान परिषद को खत्म करना चाहें तो क्या इसका प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश चाहे तो खत्म कर सकता है? सबसे पहले 403 में से 2/3 का बहुमत एक सहमति चाहिए, और उस सहमति के बाद में हमें प्रस्ताव भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास का मतलब होता है कि पार्लियामेंट उस पर विचार करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति से साइन होंगे, तब जाकर हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो मिलेगा या तो हटेगा। आप लोगों ने आंध्र प्रदेश का किस्सा सुना है? अभी अगर बात करें तो विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 जगहों पर है, इसमें से 2020 में आंध्र प्रदेश ने कह दिया कि हमें हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि अपनी विधान परिषद को वो हटाना है? ठीक है, अब इसे समझते हैं इंटरेस्टिंग ना। विधायिका के अंदर आ जाते हैं प्रमुख रूप से 3 चीज़ें। देखो, राज्यपाल यहाँ पे भी आ रहे हैं, उसके बाद आ रहा है विधानसभा, और उसके बाद विधान परिषद, ठीक है। वीएस और वीपी में कोई दिक्कत तो नहीं, विधानसभा और विधान। अब देखो, उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी कानून बनना है तो हर बार केंद्र के पास जाएंगे तो पता नहीं कानून को लागू होगा। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी जो राज्य होता है उसके पास दूसरे हाउस से क्यों दूसरा हाउस बना है, और क्यों हर राज्य ने कंपल्सरी इसको बनाया है? सबसे पहली बात होगी इसके कुछ जो ग्राउंड दिए हैं, अगर किसी भी बिल पर अच्छा डिस्कशन करना, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश चाहता है कि हमें नया बिल लेके आ रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को हर माह 1 लाख रुपया दें। अब हो सकता है कि हमारी जो विधानसभा है उसमें सब सहमत बैठ कर, क्योंकि वो सब कैसे कहती है, वो डायरेक्टली पब्लिक से लेते हैं। लेकिन अगर एक और ऊपर उससे कोई हाउस बना दिया जाए जिसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी बैठे हों जो चयनित होते आए हों, इसके द्वारा गवर्नर के द्वारा उसमें कम्युनिकेशन होता है, तो क्या होगा, बिल में कुछ पढ़े लिखे लोगों की सहमति भी मिल जाएगी। फिर से आप जैसे आप लोग हमें मान के चलिए अभी सब ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप लोगों को पीएचडी लेवल की चीज डिस्कस करनी है तो वो पीएचडी का व्यक्ति आएगा, आप उससे डिस्कशन को आसान कर दोगे, वरना आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की लेवल की जो चीज़ें हैं उनके अनुसार कोई बात सकते हो। तो कई जगह हाउसेस को ये लगता है कि हमारे यहाँ पर विधान परिषद होगा तो बिल पे अच्छा डिस्कशन होगा। कुछ लोग हम पब्लिक से नहीं चुन पाते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर तो ये सारे ग्राउंड्स के बेसिस पे विधान परिषद बनेगा। कुछ लोगों का इस पर उल्टा मत नहीं कि अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी कि खर्चा बढ़ जाएगा, सैलरी देनी पड़ेगी, वहाँ पे भी अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, देनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद ये कि विधान परिषद को रेगुलेट करना, बनाना, हटाना, इसमें केंद्र का हस्तक्षेप होता है। तो कुछ लोग और ज़्यादातर राज्यों में असहमति बताते हुए आपको साबित कर रखा है, क्योंकि पहले 7 राज्यों में थी, अब 6 राज्यों में, जम्मू कश्मीर में आपको सबको पता ही है, ठीक है। अब सबसे पहले एक डायग्राम बनाइए, ऐसे करिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ पर लिखिए जो सब मैंने बताया है, ठीक है। बना लीजिए, नोट्स बनाने का तरीका तो बताया था मैंने, कॉपी को ऐसी पोजीशन में रखिए तो भूल गए।
जिसके पास बेयर एक्ट है वो ये दर्ज कर सकता है, उसमें मार्क कर सकता है कि ये सब कहाँ दिया हुआ है, ये सब यहाँ मेंशन है। आपके पॉलिटी की किताब या कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के अंदर पार्ट है भाग 6 और उसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 की बात है। इसमें पूरा राज्य कवर हो जाता है कि राज्य के अंदर विधानमंडल होना चाहिए, जज साहब कौन से होने चाहिए, न्यायवादी कौन सा होना चाहिए, सभी। ठीक है, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका के अंदर 4 हेडिंग लिख लीजिए। राज्यपाल, सीएम, सीओएम कंप्यूटर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसको लिख लीजिए महाधिवक्ता। बताइए बताइए, हैं आगे आ जाइए, थोड़ा बड़ा करके लिख दो, डार्क लिख दो, ये बोल दे रहा हूँ, आगे डार्क लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कार्यपालिका वाला लिख लिया सभी ने, लिख लो राज्यपाल, सीएम, सीओएम, महाधिवक्ता। जैसे केंद्र के अंदर 3 स्तंभ हैं, वैसे 4 हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, वैसे हर राज्य के पास 3 स्तंभ हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, फिर बात करेंगे लेजिस्लेटिव, देन जुडिशरी की बात करेंगे। ठीक है, कार्यपालिका में राज्यपाल, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, महाधिवक्ता या न्यायवादी, जो चाहे वो लिख लो, या सॉलिसिटर जनरल लिख लो इंग्लिश में। हाँ हाँ पूछिए। महाधिवक्ता, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। जब लिख लीजिएगा बताइए सर। हाँ, न्यायपालिका, न्यायपालिका में लिख लीजिए। नहीं लिख रहा है, बताऊं? न्यायपालिका के नीचे लिख लीजिए अनुच्छेद 216 एवं 217 और उसके नीचे लिख लीजिए हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है बजाज?
विधानमंडल के ऊपर लिखा है अनुच्छेद 168, राज्यपाल 153, विधानसभा 170, विधान परिषद 169, 171। ये आर्टिकल याद रखिएगा क्योंकि ये आर्टिकल आप मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या आर्टिकल जरूरी आर्टिकल याद रखिएगा। राज्यपाल या ये वाला आर्टिकल 153 है राज्यपाल। ठीक है, आगे बढ़े। लिख लिया, हो गया। देखिए अनुच्छेद 168, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि राज्य के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए, तो ये अनुच्छेद 168 में वर्णित है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक राज्यपाल होना चाहिए कंपलसरी, और साथ ही साथ एक विधानसभा होनी चाहिए। ये दो कंपलसरी है। यहाँ पर कहीं भी इसकी बात नहीं है कि ये कंपलसरी है, इसलिए हम इसको छोड़ भी सकते हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि अनुच्छेद 168 बात करता है कि हमारे यहाँ द्विसदनीय एवं एक सदनीय या फिर एकात्मक प्रणाली भी राज्यों के पास में छूट मिली। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात समझिए कि विधानमंडल के अंदर आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि क्या विधानसभा पावरफुल होती है या फिर विधान परिषद पावरफुल? विधानसभा, क्या विधानसभा पावरफुल होती है या विधान परिषद पावरफुल? अगर केंद्र की बात करें तो राज्यसभा पावरफुल है या लोकसभा? लोकसभा। कुछ मामलों में राज्यसभा कह रहे हैं, कुछ मामलों में लोकसभा कह रहे हैं, यही तो है। तो चलो खैर, अभी तो पहले हम स्टेट की बात करते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा एक्सट्रीम, कौन ज़्यादा बड़ा है अपने आप को सिद्ध करना। ठीक है, नाउ हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को, जैसे जब आपको हमने ग्राम यानी कि लोकल प्रशासन की बात करी तो आपको ये देखा था कि गाँव को अलग अलग वार्ड में देखा था आपने। ऐसे क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया। यहाँ की सीट जो है सरकार एरिया और क्षेत्रफल के हिसाब से तय करती है। तो फिर आपके सवाल का जवाब होना चाहिए या प्रश्न होना चाहिए, तो फिर सर जनगणना के अनुसार तय करती है, तो क्या हर बार इससे भी अलग से जनगणना कराती है या सर्वे कराती है? ऐसा नहीं है। इन लोगों ने इसको 1971 और उसके बाद संशोधन करके 2001 और फाइनली जो डिसाइड है कि 2026 तक ये एज रहेगा। 2026 के बाद जो भी पहले जनगणना रहेगी उसके आंकड़े उठा लिए जाएंगे। सेंट्रल विस्टा नाम का एक प्रोजेक्ट दिल्ली में बना। सेंट्रल विस्टा आप लोगों ने सुना होगा, सेंट्रल विस्टा सुना है नहीं सुना? यानी कि दिल्ली के अंदर नया संसद भवन, आप आसान भाषा में समझो, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अभी हमारी जो लोकसभा की सिटिंग कैपेसिटी है वो 545 और मैक्सिमम 552 है, लेकिन वो उसको खींच करके ले जा रहे हैं 900। उसमें 900 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी, ऐसा उनका आंकलन है। क्योंकि भाई जब पॉपुलेशन बढ़ी रही है, अब दूसरी बात कर जाए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पहले पूरी जो सीट है यानी निर्वाचन क्षेत्र है उनकी संख्या टोटल मिला के 404 लोग। अब 404 के अंदर एक रिजर्वेशन कर दिया, इसको हम बोलते थे एंग्लो भारतीय। सुना आपको एंग्लो भारतीय क्या होता है? मैं बता देता हूँ, दोबारा समझो। उत्तर प्रदेश में पहले सीट्स थी, ये बात हो रही है किसकी? इसकी विधानसभा की। ठीक है, अभी हम विधान परिषद पे नहीं आए, विधानसभा की बात करते हैं। लेकिन इसमें से एक नंबर माइनस कर दिया गया 104 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो 2019 में हुआ। ऐसा क्यों किया गया? और सिर्फ ये एक सीट ही नहीं कम करी, आपको एक और चीज़ बता दूं, एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है संविधान के अंदर, वो दो तरीके का रिजर्वेशन मिला हुआ है। एक तो रिजर्वेशन है शिक्षा के अधिकार के ऊपर और राज्य चाहे कोई भी बना सकते, लेकिन दूसरा एक और रिजर्वेशन मिला हुआ है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल रिजर्वेशन। 104 संविधान संशोधन के अंदर जो एससी और एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है वो हर साल 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया।
फिर से इनको 2030 से ही रिजर्वेशन मिल गया है। उसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि कई जगह SC और ST की सीट जो है वो चुनाव में फिक्स होती है कि यहाँ से तो SC प्रतिद्वंदी ही खड़ा होगा, यहाँ से ST प्रतिद्वंदी ही खड़ा होगा। आप लोग देखते हैं ये सब इसी चीज़ों की वजह से। अच्छा, ऐसा करना ज़रूरी भी है। अगर हम रिजर्वेशन नहीं देंगे तो हो सकता है कि उस जगह की स्थिति ऐसी हो कि वहाँ पर ज़्यादा अपर कैटेगरी के लोग हैं, वो नीचे की कैटेगरी के लोगों को प्रतिनिधित्व देने लगेंगे। मान लो शहर वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऊँची कैटेगरी के लोग जो हैं बहुत पावरफुल SC ST को उठने नहीं देते हैं और उनको पता है कि अगर ये चुनाव जीत गया तो ये अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो हो सकता है उसको मारेंगे, पीटेंगे, दबाएंगे, जो भी कर पाएंगे। इसी वजह से सरकार ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी संविधान बनाया। लेकिन उस वक्त जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ 10 साल के लिए प्रदान किया गया। उनका मानना था कि उस वक्त में अगर हम SC ST को इंक्लूड करेंगे और उनकी अच्छी स्थिति हो जाएगी तो लोग उसको अपने आप जोड़ने लगेंगे। लेकिन विचारधारा में परिवर्तन आता नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इस वजह से हमारी विधायिका है उसको करती है और अलग अलग जजमेंट में। ठीक है, तो पहले जो 404 सीटें थी उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें एक एंग्लो इंडियन की सीट हुआ करती है, एंग्लो भारतीय। अंग्रेज चले गए और बहुत सारी चीज़ें छोड़ गए, सिर्फ चाय नहीं छोड़ गए, अपने बालक भी छोड़ गए। बालक का मतलब ये अपने बालक की पीढ़ियाँ। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो आप सबने पढ़ा होगा कि पुर्तगाली में एक व्यक्ति हुआ था नीनो दा चूना। पढ़ा है, इसके नहीं पढ़ा है? जब आधुनिक भारत पढ़ोगे तो एक व्यक्ति के बारे में पढ़ोगे, नीनो दा चूना। ठीक है, ये पोर्टुगीज था और जब ये भारत में आया था तो इससे पुर्तगाली लोगों ने कहा था जाओ और बच्चे पैदा करें, तो जितने बच्चे पैदा करेगा और जितनी जनसंख्या बढ़ाएगा उसको हम वहाँ उतना रहने का अधिकार देंगे। तो यही चीज़ हमारे भारत में अभी 2019 से पहले चलती चली आ रही है कि साहब जो भी ब्रिटिशर्स थे, जो भी के लोग थे, उसमें लिमिट ये थी कि अगर कोई भी भारत के अंदर उनकी पीढ़ी परिवार या भारतीय कोई भी ऐसा जिसके पिताजी दादाजी और दादाजी ब्रिटिशर रहे हो तो उसको जो है गवर्नर साहब एक सीट नहीं करेंगे। लेकिन एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन उसके पीछे का ग्राउंड मेजरमेंट थी, SC ST में तो बात की लेकिन एंग्लो से कम। और उसके पीछे भी एक कंडीशन, अब मान लो कि अगर कोई एंग्लो इंडियन जो है वो चुनाव लड़ रहा है, खड़ा हुआ, वो 403 सीटों से और वो जीत के आ गया, तो फिर हमें एंग्लो इंडियन तो ऐसे ही मिल जाए, तभी ये कंडीशन थी। अभी उसकी सीटों में कैसे करेंगे? लेकिन अगर फिर भी कोई एंग्लो इंडियन जो है वो अगर कहीं से चुनाव लड़ता है और जीत के आ जाता है, अब एंग्लो इंडियन से अपने दिमाग के अंदर ब्रिटिशर्स की खराब छवि मत बनाओ। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो एंग्लो इंडियन हैं और जिन्होंने भारत रत्न भी लिया है और बहुत से ऐसे काम किए। लखनऊ के अंदर जन्म हुआ था पीटर ब्रदर्स, वो भारतीय वायुसेना में थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना में आपके डिफरेंट यानी लेटेस्ट कार्य और बड़ी भूमिका निभाई और उनको इसके लिए मरणोपरांत सम्मानित भी किया गया। तो बहुत से एंग्लो इंडियंस ऐसे थे जो इस चीज़ का शिकार हुए। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जो 403 सीट बची हुई हैं उस पर कौन सी पार्टी रूल करेगी? तो भैया 50-50 वाला तो रूल ही नहीं, 51-50 करो, चुनाव लड़ो, बहुमत सिद्ध करो और यहाँ पे कोई डाउट? दूसरी बात क्या आती है, तो फिर सर चुनाव में खड़ा कौन हो सकता है? चुनाव लड़ने के लिए कुछ तो व्यक्तिगत उम्र या कुछ तो ऐसा होगा, ऐसा तो थोड़ी है कि किसी को भी पढ़ाई लिखाई तो होगी, पढ़ाई लिखाई तो राष्ट्रपति के साइड में पढ़ाई लिखाई तो पार्टी कर सकते। इसमें बस ये है कि भारत का नागरिक होना मैंडेटरी है, पहले भारत का नागरिक होना मैंडेटरी है। और विधानसभा को हम लोग पॉपुलर हाउस, लोअर हाउस, सामान्य हाउस, निम्न हाउस ये सब भी बोलते हैं, लेकिन वही बोलते हैं यहाँ पर एक विधान परिषद के साथ में होती है। और विधान परिषद और विधानसभा को अगर आप केंद्र से कंपेयर करो तो आपको थोड़ी बहुत फीलिंग जो है वो राज्यसभा और लोकसभा भी आएगी, लेकिन दोनों के अंदर काफ़ी अंतर मानते हैं। दूसरी चीज, जो भी व्यक्ति विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ना चाहता है उसकी मिनिमम आयु जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। उसके लिए वोट देने के लिए जो लोग वोट देना चाहते हैं उनकी आयु कितने वर्ष होना चाहिए? क्या पहले 18 वर्ष थी? इसको 61 में संविधान संशोधन करके 18 वर्ष लाया है। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में लोकसभा के अंदर जो है हम लोग डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। अपने राज्य के अंदर अगर बात करें तो विधानसभा के अंदर डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आया? अभी रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए थे वो विधान परिषद की हुई थी कि विधानसभा कौन सी पार्टी जीती थी?
विधान परिषद के चुनाव हुए थे, कब हुए थे? अच्छा, विधान परिषद में वोट कौन दे सकता है? नहीं वो नहीं, 18 वर्ष के अपने आप दे सकते हैं, स्नातक वाला और टीचर देते हैं, लोकल बॉडी देते वो आएंगे, ठीक है ना। दूसरा एक और डिस्प्यूट आ जाता है कि अगर विधानसभा के अंदर कभी भी चुनाव को लेके कोई भी विवाद हो जाता है तो वो विवाद कौन होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अगर विधानसभा के चुनाव में जैसे मान लो पीडीपी के चुनाव आपको लग रहा है विवाद हो गया, क्या हुआ, उसके बाद जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति ने अपनी विधानसभा के चुनाव मामला डिस्प्यूट आ गया क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मिल गई, ठीक है, ईवीएम मशीन को उठाते हुए जाके देखा गया। तो अब ये मामला कहाँ जाए? क्या ये मामला न्यायालय में जाएगा? क्या ये मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा? क्या ये लोग मिलकर बैठ के निपटाएंगे? क्या कौन कह रहा है न्यायालय? आप बता दो, इलेक्शन कमीशन के लोग कह रहे हैं और कोई? पहले ये सोचो कि विधानसभा के चुनाव में ये राज्य का जरूर है, लेकिन इससे इलेक्शन कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव। और जब भी कभी इनके चुनाव का डिस्प्यूट होता है तो वो मामला कहाँ जाता है? सोचो, चुनाव आयोग जाएगा कि न्यायालय जाएगा? चुनाव आयोग जाएगा, न्यायालय जाएगा, चुनाव आयोग जाएगा। इंदिरा गांधी का चुनाव है, सबको पता है कि इमरजेंसी के पहले के टाइम पे उसका ट्रायल हुआ था, तो वो तो इलाहाबाद की जो हाईकोर्ट में चला, वो भी तो यही चुनाव है। हाँ नहीं, वो बिल्कुल आप नहीं कह रहे कि हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन के बच्चे आपको क्या सकते हैं कि हाईकोर्ट कब जा सकता है और ये कब नहीं जा सकता है। तो सोचो क्या होगा, कभी भी चुनाव का डिस्प्यूट जो होता है और विधानसभा के चुनाव में होगा तो वो मामला सर्वप्रथम कहाँ जाएगा? अगर चुनाव का सबसे पहले डिसाइड नहीं तो आप उसको डिसाइड करें न्यायालय। अब ये इंदिरा गांधी की बात कर, कभी वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन के पास। अब अगर चुनाव का नतीजा आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी अगर आप कोई इलेक्शन पिटीशन के नाम पे डालना चाहते हो तो उसके राइट्स न्यायालय का दरवाजा ओपन है, लेकिन आपको सर्वप्रथम मूव करने का अधिकार है चुनाव आयोग के पास। अगर कोई कैंडिडेट खत्म हो जाता है तो उसकी जगह शॉर्ट टर्म में चुनाव दोबारा कराए जाते हैं, उनको बोलते हैं बाई पोल इलेक्शन। क्या बोलते हैं? अब एक बार फिर से रिवीजन कर लो, कंडीशन समझ लो। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल कंपलसरी होगी, ऐसा अनुच्छेद 168 कहता है। उत्तर प्रदेश के पास आनंदीबेन पटेल है, यानी कि हमारे पास राज्यपाल है। हमारे पास विधानसभा है, हमारे पास विधानसभा है। कितनी सीटों पर है? 403 सीटों पे है। पहले क्या ये सीट की संख्या ज़्यादा थी? कम हो गई? हो गई। क्या भविष्य में बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है? बिल्कुल घटाई जा सकती है, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। क्या हमारे पास विधान परिषद है? विधान परिषद होना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्या हम विधान परिषद को उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो खत्म कर सकती है विधान परिषद को? नहीं कर सकती। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पहले अपने यहाँ बहुमत सिद्ध करके प्रस्ताव भेजना पड़ेगा पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट चाहेगी तो फिर वो विधान परिषद को बढ़ाएगी या जाएगी। आप ये चीज़ समझो और अपने आप क्लैरिफिकेशन पे आ जाओ। अभी आप ही समझोगे। आपको पता है राज्यसभा होता है केंद्र में? राज्यसभा स्थायी है या अस्थायी है? इट इज परमानेंट और टेम्पररी? परमानेंट है। क्या ये परमानेंट है? क्या विधान परिषद परमानेंट है? सबसे पहला डिफरेंस अपने दिमाग में ले आओ कि हम लोग जो लिख देते हैं आसानी से केंद्रीय प्रणाली की तरह राज्य प्रणाली भी लागू होती है। नो, इट इज नॉट एट ऑल हियर, देयर इज अ डिफरेंस एंड द डिफरेंस इज दैट कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का मूल ढांचा है। कुछ भी हो जाए राज्यसभा को उठाकर खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम विधान परिषद को खत्म कर सकते हैं। ये सबसे पहला डिफरेंस आया अपर हाउस में। ये एक और डिफरेंस आया कि हमारा जो केंद्रीय प्रणाली है वो ज़्यादा मजबूत है, उसके पास ज़्यादा परमानेंटेंसी है। लेकिन अगर हम बात करें लोअर हाउसेस की तो परमानेंटेंसी भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर लिखो कॉपी में, पहले हेडिंग डालो विधानसभा। ये एक एक लाइन की चीजें लिख लो। विधानसभा
ठीक है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लिखवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल होना अनिवार्य है। विधानमंडल होना अनिवार्य है। अनिवार्य है, ठीक है। उसी के आगे सीखिए, परंतु विधान परिषद अनिवार्य नहीं। विधान परिषद अनिवार्य नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क लगाइए बड़ा सा कॉपी के ऊपर, उसके जस्ट नीचे लिखिए, ठीक है। जैसे आपकी कॉपी का पेज है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए और यहाँ पे नीचे लाइन लिखिए, तो क्या आवश्यकता है विधान परिषद की, बिकॉज दिस इज द पॉइंट। तो फिर क्या आवश्यकता है विधान परिषद की? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि विधानसभा का हमारे यहाँ सीट का सिस्टम भी फिक्स है, ठीक है। आपको 2026 वाली बात समझ में आ गई पॉपुलेशन की? अब दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ विधानसभा जो है वो मैक्सिमम कितनी सीट ले जा सकती है और मिनिमम कितनी सीट ले जा सकती है, ये भी फिक्स है। पता है किसी को मैक्सिमम सीट कितनी ले जा सकती है विधानसभा? 60 तो मिनिमम हो गया, आप सही कह रहे हो, पर वो मिनिमम है, न्यूनतम है। मैं अधिकतम की बात कर रहा हूँ। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। न्यूनतम 60, ये ऐसी चार्ट बना के जो आपने पूरा डायग्राम बनाया, उसके सामने 500 के आगे मैक्स या अधिकतम लिख दो और न्यूनतम के आगे 60 लिख दो और अगले सवाल के लिए तैयार। अधिकतम 500, न्यूनतम 60, ठीक है। चलो आपको नॉर्थ ईस्ट घुमाता हूं। तो फिर अरुणाचल में यहाँ 17 स्क्वायर किलोमीटर आबादी है, जहाँ पे किसी में 60 किलोमीटर वहाँ क्या होगा, तो फिर मणिपुर में क्या होगा, तो फिर मिजोरम में वहाँ भी क्या होगा। ये बात सोचिए कि हर जगह पर उत्तर प्रदेश जो कि बड़ी बेरोजगार आबादी है, कई राज्यों में आबादी काफी कम है, अगर कहीं पे 60 से नीचे चली गई तो क्या होगा, 500 से ऊपर चली गई तो प्रावधान है, तो क्या 60 से नीचे जाने की छूट प्रदान है? ऐसे में अनुच्छेद 371 भी आप देख सकते हो, लेकिन स्पेशल राइट दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आप अपवाद डाल करके लिख सकते हो, हेडिंग लिख सकते हो अपवाद, और उसमें सिक्किम लिख सकते हो। सिक्किम के अंदर मात्र 32 विधानसभा सीट, गोवा में 40, मणिपुर 40, ऐसे अपवाद। हिमाचल तो एक बार से बच गया, 69 तो बच गया, सिक्किम में 32। हाँ, और वैसे भी ये सीटें तो बढ़ेंगी जब जनगणना होगी। चिंता उत्तराखंड को, उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? 60 से ऊपर है, इसने बोला 70। यूपी में, एमपी में, बिहार में ऐसा फैक्चुअल डेटा आप याद ना रखें, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये ज़रूर है कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आ गया तो आप 2-3 राज्यों का कंपेयर करके डालने के लिए अपने दिमाग में थोड़ा बहुत याद रखें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी पे कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये सीटिंग कैपेसिटी संविधान में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अनुच्छेद 170 में। कौन सा अनुच्छेद? ये लिखा हुआ है। घर जाकर के जो लिखवाया है उसको बेयर एक्ट सामने रखना, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट। किताब इज डिफरेंट थी, जैसे लक्ष्मीकांत ने किताब लिखी है, लेकिन जो बेयर एक्ट जो भारत में संविधान बना के तैयार करके छापा है उसको रखना, 170 खोलना, जो मैंने बातें कही हैं उसको मिला के मैच करके पढ़ना, तो आपको संविधान की भाषा पढ़ने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। कोई इशू? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 403 उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा और कौन कौन से राज्य हैं इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पे जहाँ पर सीट्स काफ़ी हैं विधानसभा की? बिहार आ सकता है, और इसके बाद सेकंड नंबर पे वैसे पश्चिम बंगाल है 293, और गुजरात भी, राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में बड़ा है, इस मामले में छोटा है, और तमिलनाडु 234, मध्य प्रदेश में आपने कितने बताई? चलो, हमारे यहाँ राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की 100 सीटें। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और आ जाए, योग्यता के बारे में हमने बात कर लेते हैं कि क्या कोई स्पेशल एजुकेशन चाहिए है विधानसभा में किसी व्यक्ति को सदस्य बनने के लिए? कोई स्पेशल एजुकेशन चाहिए किसी को? नहीं चाहिए। कोई ग्रेजुएट हो, चाहे वह इंटर छाप हो, कोई भी बन सकता है। ठीक है, बस ये याद रखना को भारत चलाते ना। अब एक और सवाल, एंटी डिफेक्शन क्या होता है? सुना है? अरुण कोशिश करो, हिंदी में इसको गल बदल के आया राम गया राम, बस गया राम पार्टी बदल जाती है। देखिए, आप ध्यान से सुनिए होता क्या है। ये क्लॉज को यही समझ लोगे तो बढ़िया है, अगर बाद में समझोगे तो दिक्कत होगी। मान लो 403 सीटों पर बीजेपी पार्टी जीती, ठीक है, जीतने का मतलब तो मैं बोलता हूँ क्या, अभी जैसे मान के चलो कि हमको 50% की 1% सीट चाहिए जीतने। अब होता क्या है कि बीजेपी अकेले तो चुनाव लड़ती नहीं है, उसके साथ में कई पार्टियां आकर के अलायंस कर लेती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो अपना दल है, निषाद पार्टी है, जनता दल है, ठीक है, जेडीयू की पता नहीं तमाम पार्टी है। अब होता क्या है कि कुछ विधायक क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि इस वाली पार्टी की परफॉर्मेंस खराब है, ठीक है, हम चलो दूसरी पार्टी में भाग जाते हैं, हमारा भविष्य बच जाता है। ठीक है, अब अगर आप ये चीज़ सोचोगे तो इस तरीके से तो दो चीज़ें आ सकती हैं। पहला, वो व्यक्ति अपनी पसंदीदा पार्टी में चला जाएगा तो चुनाव में नतीजे नहीं मिल पाएगा, कभी इधर का पल्ला भारी हो जाएगा, कभी इधर का पल्ला भारी हो जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि हम विधायकों को पैसे दे के खरीद नहीं सकते हैं, फिर हम विधायकों को पैसे दे के खरीद भी सकते हैं। तो इस तरीके से तो लोकतंत्र का जो ढांचा है वो खराब हो जाएगा। अब समस्या यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो शेड्यूल 10 के अंदर अमेंडमेंट करके डाल दिया है। इसमें एक सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि अगर राज्यपाल साहब को पता चल गया और उन्हें पता चल गया कि तुम जो है वो दल बदल कर रहे हो अपने किसी ऐसे मोटिव के लिए, अपने किसी ऐसे फायदे के लिए जो सीधे पॉलिटिकल पर्पज से जुड़ा हुआ है, जिससे लोकतंत्र छीनने में हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर छीन रहा है, तो वो आपको कर देगा डिसक्वालीफाई। क्या कर देगा? डिसक्वालीफाई। अब डिसक्वालीफाई की कंडीशन भी ऐसी है कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक आप सारा डिसक्वालीफाई होकर बैठ जाए, फिर चाहे आप चुनाव जीतने के बाद उसमें आपको बदल करके हटाया हो, अगर आप मंत्री हैं और अगर उसमें आपको हटा दिया तो ना तो आप सदस्य की तरह अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ना ही मंत्री की तरह। इसीलिए ज़्यादातर केसेस में जब सरकार टूटती है तो मंत्री जो है वो रिजाइन करने में ज़्यादा विश्वास है, और अगर कभी अगर राज्यपाल ने उन्हें दल बदल कानून के तहत लपेट दिया तो वो किसी काम के नहीं है, और रिजाइन में ये फायदा रहता है। इसका उदाहरण आपको ये देता हूँ, जैसे अखिलेश यादव जी जो है वो एक जगह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एक जगह से अब उनके सामने दो विकल्प थे, चुनो कौन सा चुनो, कहीं एक रिजाइन। अगर उनको एंटी डिफेक्शन कानून में जैसे मान लो अगर वो दूसरी पार्टी से जीत जाते जा करके दूसरी पार्टी में अलायंस कर सकते इंडिया में दिक्कत हो जाती है, उनके सामने विकल्प है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि एमएलए रिजाइन करना पसंद है। रिजाइन का मतलब होता है कि मैं एक पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूँ, दूसरी पोस्ट से। अगर एंटी डिफेक्शन कानून के तहत आपको सजा मिली तब फिर आपको
उसी समझ में एंटी डिफेक्शन लॉ। और ऐसा 1967 के चुनाव में हुआ था इंदिरा जी की जो पॉलिटिकल पार्टी थी कर्नाटका वॉज की कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वहाँ से वो एक ही सीट जीत पाए थे और वहाँ पे उनकी पार्टी में व्यक्ति था गया, ठीक है। गया में एक दूसरे की क्या क्या पॉलिटिकल पार्टी के जैसे उन्हें पता चला रहा है इधर कांग्रेस नहीं है, इधर दिखा रहे हैं जनता पार्टी की तरह ठीक है, इधर देखा दूसरा पार्टी। हाँ ऐसा इसलिए कि जब हम न्यायपालिका का आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि 239AA और 216 217 में क्या अंतर है, एनसीटी क्या होता है, ये सब वो यूटी है। यूटी के अंदर ये सिस्टम अलग होता है। यूटी के अंदर राज्यपाल की तो पोस्ट ही नहीं होती है, एलजी की पोस्ट होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। और जो सीएम है वो राज्य के अंदर तो बहुत बड़ी पावर मिली हुई है, सब कुछ देखता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के अंदर तो वो दर भटकता है। सीएम केजरीवाल की दिक्कत क्या है, पुलिस हो नहीं दे रहे, म्यूनसिपैलिटी हो नहीं दे रहे, बाद में कह रहे देश का विकास कर दो, दिल्ली का विकास कर दो, तब भी बहुत काम करो। तो ये समस्या हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है? फिर से मेरा सवाल सुनो। लीडर का मतलब समझिए प्रमुख व्यक्ति, ऑपोजिशन का मतलब होता है जो सरकार के विरोधी होता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है? लेकिन विपक्षी दल कौन होता है? अच्छा, ये जो 403 की संख्या है, ये 403 कौन है? इनको क्या बोलेंगे? इनको एमएलए बोलेंगे। अब मुझे ये बताओ कि विधानसभा उत्तर प्रदेश की बन गई, कहाँ है उत्तर प्रदेश की विधानसभा? मिर्जापुर, इलाहाबाद तो नहीं है, किसी को डाउट हो कि बीच में हो विधानसभा लखनऊ में। अब ये होता है, देखिए सिंपल बेसिक चीज़ें समझिए। उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया गया, 403 एरिया। वहाँ से कितने भी व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, एमएलए की कोई रोक नहीं है, जिसको हम विधायक होते हैं। विधायक के चुनाव में हम गए, आप गए, उनकी बात है, ठीक है, और 5 साल का बच्चा मिले, उसका भी वोट होता है। 18 साल के लड़के मिलते हैं, सबको वोट देते हैं 18 साल, और उनकी एक वोटिंग लिस्ट आती है, वो आपको लड़के को बांटने आते हैं। नहीं तो फिर आप लोग जाकर के जो कैंप लगा होता है वहाँ अपनी पर्ची छोटा बोलते हैं, और कई बार थोड़ा बहुत मंदिर को चलेगा पैदा बना के उसका वोट भी जाकर के, ठीक है। अब समस्या ये होती है कि जब हमने उस चुनाव को आराम से दे दिया, वोट दे दिया, फिर उसके बाद जैसे अभी हमारे भारत के अंदर 7 चरण में चुनाव होता है, क्योंकि 403 कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव लाने के लिए उनको 2-4-5 महीना लग जाता है। इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती, ईवीएम मशीन ले जाना, पहुँचाना, सब कुछ मैनेजमेंट करना। 7 चरण में चुनाव होने के बाद निष्कर्ष निकल के आया कि सभी पार्टी ने आपस में मिला के बहुमत से सरकार बनाई। 403 का आधा तो वोट कितना हो जाएगा? 204 मान लेंगे, 202 203 मान लेंगे, 204। अब जो भी पार्टी 204 से जीत रही, ठीक है, वो तो बनेगी दिल्ली पार्टी होगी। हम भी बताओ कि बहुत से ऐसे एमएलए को होंगे जो भले ही दिल्ली पार्टी के हैं, जो कांग्रेस सीटों में उनका क्या होगा, साहब उनको बात नहीं होते। नहीं समझे मेरी बात? फिर से समझो। ये 4 एरिया है उत्तर प्रदेश, ये वाला ग्रुप बहुमत से जीत गया, लेकिन एरिया के क्षेत्र की विरोधता है। ये भले ही समाजवादी से थे, भले ही कांग्रेस से थे, ये भी तो जीते हैं, उनको वहाँ बैठा लोगे तो सबको वही। तो जो पार्टी बहुमत से जीती है उसका जो पॉपुलर लीडर कहलाता है, उसको लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लीडर को सीएम बनाते हैं, उन्हीं में से व्यक्ति को। बाकी सभी पार्टियां ओपोजिशन कहलाती हैं, ये मत समझना कि गिनिंग या फिर मेजॉरिटी वाली पार्टी जो भारी लोग कहलाती है, बाकी सभी ओपोजिशन कहलाते हैं। उनमें से कई बार जो अच्छा अपोज करता है, जिसका एक्सपीरियंस होता है, जिससे मेन कंडीशन रहता है, बहुत सारी चीज़ें देखे उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना देते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में अपोजिशन लीडर कौन है? अखिलेश यादव। क्या क्या कर रहा है इसे माननीय अखिलेश यादव मर्जी है आपका, देखिए ये अलग की बात है। जहाँ कभी भी पब्लिक स्पीच देते हैं तो आप प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, तो आप मैं नहीं दे सकता। उसके बाद जैसे वो वैसे ही जो है सबसे 5 साल हमारे माननीय
आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? लीडर ऑफ द हाउस, ऑपोजिशन ऑफ द हाउस। हाँ बिल्कुल, ये देखिए भाई आपकी एनसीईआरटी है, इसमें हिमाचल प्रदेश के 68 जगहों पर दिया हुआ है। इसके अंदर इतना डिफिकल्ट डिफाइंड है, कुछ पार्ट है इसमें तो निर्दलीय, लेकिन वो भी मैंने वो भी अपने क्षेत्र से है। अब देखो होता क्या है, मान के चलो कि आप बहुमत में हो, अब यहाँ से कोई बीजेपी का लीडर बोलेगा या ग्रीन पार्टी का लीडर बोलेगा साहब हमारे गाँव में भैंसों का चारा नहीं आ रहा, तो मेजोरिटी उसके तुरंत साइन हो जाएगा। ये चाहे कितनी बड़ी योजना हो, कितनी भी चीज़ लेके आए, ये वहाँ चीज़ें रह जाएंगे, हमारे गाँव का जो है डेवलपमेंट कीजिए, विकास कीजिए, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को जगह दीजिए, लेकिन मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट ध्यान नहीं दी। और कई बार ऐसा भी होता है कि मेजोरिटी वाले उनकी भी कमियाँ निकाल देती है कि जब आप सत्ता में तब तो आपने उखाड़ा है, अब आप बात करते हैं आपको 70 साल मिलेंगे, आपको 40 साल मिलेंगे, सुनते हो ना? तो ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसी को ठीक है। और ये क्लियर कुछ समझ में आया परिणाम क्या इसको डिटेक्शन दल-बदल का से नाम होता है कि अगर आपने एक बार किसी पार्टी को सस्ते दे दिए तो जब तक कि ऐसे नाम नहीं है उसको पार्टी नहीं है, तब तक उसको गवर्नर नहीं है, ठीक है? तब तक आप नहीं कर सकते, आपको लीडर से पूछ लीजिए दूसरी पार्टी में जाना चाहिए। मेरा मतलब ये तो बड़ा होता है, वरना तो फिर दूसरी पार्टी के साथ आप जाए, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो फिर अगला सवाल ले लो, ठीक है? उत्तर प्रदेश में जनता ने मांग कर दी कि विधानसभा जो है वो किसी काम की नहीं है, वहाँ बैठ के पैसा बर्बाद होता रहता है, हमें कोई विधानसभा नहीं चाहिए, हमारे ऊपर राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो क्या राष्ट्रपति लागू क्या फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना और जिन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ी तो और ध्यान से सुनिए। अब आज वाली बात हो रही है, ठीक है? मान के चलो शहर के अंदर स्थिति बहुत खराब है, उत्तर प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो जीत गई है तो चलाएगी हमारी सरकार चिन्ह विहीन करने पर लगी हुई है, लोग आए इकट्ठे हुए और लोगों ने हमारा हमारी बच्चों की वो करे सरकार बताओ सरकार बताओ। तो क्या गवर्नर जो है वो अपनी अनुमति से राष्ट्रपति से कह सकता है या विधानसभा को भंग कर सकता है? मान लीजिए कि आप घर से निकले जिस को आपके आगे से कितना ज़्यादा समय लगा, आपने देखा मान आपने जाकर के किया और मांग करी कि ये जो विधानसभा है इसको भंग करो, ये सरकार हमारी सरकार बंद करेगा, तो क्या ऐसा राज्यपाल जो है बात करने की कोशिश करेगी या राज्यपाल क्या कर सकते हैं? अपनी स्तर से वही तो सवाल है, पूछना चाहना है कि आप पहुंचे हो क्या वो अपने स्तर से कर सकता है? क्वालिटी जितनी बड़ी है उतनी तो कोशिश करो मित्रों, भाइयों बहनों। हाँ बताओ। ये डिसाइड कौन करेगा कि राज्यपाल साहब उठे, उन्हें सपना आया कि ऐसा है विधानसभा अच्छा काम नहीं कर रही है, देश में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, दयनीय हो चुकी है, मैं भंग कर रहा हूँ सरकार को और राष्ट्रपति से आग्रह कर रहा हूँ ले सकता है नहीं? क्या चला रहा है राज्यपाल के पास में इतनी पावर्स होती है कि अगर कभी भी वो ये लिखेगा कि राज्य में बहुत गंदी स्थिति आ चुकी है तो वो ये रिपोर्ट भेजेगा राष्ट्रपति
अगेन द सिचुएशन हैज अ ग्लिच। राष्ट्रपति को 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 74 के तहत बाध्य फिर से कर दिया है कि वो मंत्रिमंडल से पूछेगा। बात सही है, केंद्र कितना पावरफुल है ये देखा। राष्ट्रपति की वैल्यू इतनी नहीं है कि गवर्नर जाकर के कह रहे हैं तो लागू तो होनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन मैं अपने दोस्तों से पूछूं यूनियन काउंसिल ऑफ क्योंकि इंदिरा गांधी यही बात कर रही थी संशोधन 1976। ठीक है, अब विवाद ये हुआ कि बिहार में कई बार राज्यपाल ने ऐसी रिपोर्ट भेजी और सरकार को ऐसी रिपोर्ट भेजी सरकार को, तो भैया अब आना पड़ा हमारे सबसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स संवैधानिक मामलों में जो भी ऊपर से केंद्र ने आदेश दिए हैं और राज्य आदेशों को मानने में विफल हो गया है, तब राज्यपाल विद एविडेंस अपनी रिपोर्ट भेजेगा। ऐसे में प्रेसिडेंट रूल शासन पे लागू हो सकता, यानी कि उसको विचार की पावर मिली है। अनुच्छेद 153 में एक्सेप्शन करके कॉमा लगा के अपवाद करके लाइन लिखी है पैराग्राफ है, लेकिन वो पावर सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक फेलियर और मशीनरी के मामले में ही मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए राज्यपाल जी ने उस वजह से उसकी विचार की पावर का मतलब ये नहीं है दैट ही इज द किंग बाय हुक और रूल, उसे विचार की शक्तियां मिली संविधान के। ये चीज क्लियर हुई। अब अगर बात करें तो विधानसभा के बारे में कोई और डाउट हो गया हो तो पूछ सकते हो आप। वैसे ऑलमोस्ट बेसिक एंटी डिफेक्शन कैसे चयनित होंगे, क्या योग्यता चाहिए, कहाँ भागते जाएंगे, किसी बढ़ाएंगे, किस आधार पर है, नहीं भाग पाएंगे, ये कौन करेगा तो कौन करेगा, उससे कम हो सकती है, बिल्कुल सकती है, बहुत सारे भाग हैं। चुनाव वाली की सरकार है उसमें से लड़ाई कर रही है तो भाग जाए तब भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें विधानसभा को और विधानसभा विधान परिषद से ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो विधायक होते हैं वो राज्यसभा के चुनाव में राज्यसभा के अंदर चुनाव होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उस और एक बात और, राज्यसभा के चुनाव के अंदर इसका कोई मूल नहीं होता है क्योंकि ये राज्य में है ही नहीं, तो हर राज्य से कंपल्सरी लेके आए बात आई समझ में। इसीलिए नीचे स्तर से ऊपर जाओ ज़्यादा मजा आता है। कहते हैं ना नीचे बेस के जो है ऊपर और विधानसभा की इम्पोर्टेंस है। समझ गए? पूछूं सवाल? हाँ पूछिए। हाँ, 1 घंटे से बनाने का संविधान के प्रावधान कुछ नहीं है, लेकिन उसको आदेशित स्तर पर बनाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ निम्नलिखित चीजों के आदेश कर सकता है। ऐसा हम नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को संविधानिक क्या कहते हैं आप उसको प्रचार भी कर सकते, संविधानिक महत्व बताना, लेकिन उसके बाद जो भी साइन है इसका वो ठीक नहीं होगी। तो सिर्फ जो एक का वाक्य बताना है उत्तराखंड में बच्ची को लाया उसका नाम सृष्टि घोषणा और क्या इस बेस को बनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये बताओ क्या वो बच्ची 18 साल की थी? क्या वो किसी भी इन दोनों हाउसेस में से सदस्य बन सकती है? तो वो अगर सीएम क्लेम भी करते, कानून बदलते, तो उसके पास कोई क्लेम ही नहीं है। ये बात नोटिस करो, यार वेरी इंटेलिजेंट 18 साल के बच्चे ऊपर लाई है कि रातों रात संविधान बनाने की कोशिश करने का प्रयास करिए, तो वो जहाँ भी बना सकते एक प्रतिनिधि बनाना है। लोग बिटिया बैठ के देखो इतनी समस्या है, बिटिया भी समस्या है। अब एक और सवाल इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ये किसे पता है? थोड़ा बड़ा लिखे देते हैं, छोटी चीजों में आपको आता है। अभी नहीं दिख रहा है? अनुच्छेद 368 368। आप देखो आप फिर से टोपी घूमेंगे जैसे राज्यपाल घूमे थे ना, आप थोड़ा सा और बताते हैं। क्या संविधान संशोधन जो है वो राज्य का विधानमंडल कर सकता है? संविधान संशोधन कर सकता है? संविधान में संशोधन जो है वो 2 तरीके से होता है, एक साधारण तरीके से होता है, एक विशेष तरीके से होता है। साधारण वाले में आता है कि भूमि विधि अनुच्छेद 123 और स्पेशल वाले में 2/3 बहुमत के साथ करता है, मेजोरिटी के साथ करता है। ये तो बात पता होगी आपको, नहीं पता है तो आज सीख लो। संविधान में जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि 104वां संशोधन, 61वां संशोधन,
95 संशोधन, 42वां संशोधन, ये सब जितने संशोधन हुए होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक पावर दी। लेकिन क्या वो पावर क्या राज्य जो है वो डायरेक्टली संविधान के अंदर बदलाव कर सकता है? दिस इज द पॉइंट। नहीं कर सकता। कौन कह रहा है नहीं कर सकता? नहीं वाले हाँ बोल रहे हैं और हाँ वाले दोनों हाँ बोल रहे हैं। नहीं हाँ वाले नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मान कर सकता, पीछे वालों को सोचा नहीं कर सकता है, क्या लगता है कर सकता है संशोधन या नहीं? नहीं कर सकता, ठीक है। Because this is all. प्रीलिम्स के जब क्वेश्चन आएंगे ना तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन में लिखा होगा ऊपर द चेंज एज पर आर्टिकल 368 कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव और बाय द स्टेट काउंसिल दैट तब बात हो गया अरे प्री का तो पढ़ा है सर जो पढ़ा है उससे तो प्री का कैसे करो हाँ संशोधन कर सकता है। फिर से बताओ वो पे अब तुम्हें फिर हटाता हूँ जो कह रहे हैं नहीं कर सकता है पहले बोलो हाथ खड़ा करो फटाफट। नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़नी थी, वो एक स्पेशल मेजोरिटी के तहत ही बढ़नी थी अनुच्छेद 368 के तहत उसमें स्पेशल संशोधन किया जाता है या ये भी छोड़ो। सिंपल सी बात बताओ कि विधानसभा अपनी सीट 500 के पार ले जाना चाहता है, ठीक है, और इन्होंने से मांग करी कि जितने भी राज्य हैं उनकी सीट बढ़ाओ नहीं तो हमारी कोई सीट नहीं बढ़ाओ, ठीक है। तो सबसे पहले जो बिल पारित करेगा प्रस्ताव देगा कौन देगा? कौन देगा? राज्य 2/3 और फिर उसी के बेसिस पे जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों का भ्रमण किया जाएगा और सभी राज्यों की सहमति से संविधान संशोधन। तो इसलिए कभी भी दोनों इसलिए मैंने कहा कि कौन कह रहा है देगा या नहीं देगा। नाउ कैच द ग्लिच। अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि क्या ये 368 के तहत डायरेक्टली कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो जिन्होंने नहीं जवाब दिया था उनके लिए ब्लैक बजाओ। लेकिन इनडायरेक्टली प्रत्येक स्टेट विधानमंडल का जो मुद्दा है संविधान संशोधन में, अभी ऐसा कोई नियम आ जाए जैसे जीएसटी आ जाए, इलेक्शन को लेकर रिफॉर्म आ जाए, तो उसमें राज्यों की संविधान परिवर्तन का बहुत समय से मांग चलती है कि इंडिया के अंदर जैसे आईएससी बॉडी में यूपीएससी, ठीक है, ऐसे करके जुडिशरी वालों की बॉडी बनाई जाए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। वो क्यों अटका हुआ है? क्योंकि उसमें राज्य की संख्या नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा राष्ट्रपति गिरेवान प्रॉब्लम हो सकता है, यस वी कैन डू इट, लेकिन वो भी नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ तो खैर ठीक है, राज्यपाल को लेके कल मैंने आपको एक संशोधन बता दिया था 7वां संशोधन 1956 का। इसके तहत एक राज्यपाल कई राज्यों में जाकर के घुमा फिरी कर सकते हैं, मतलब वहाँ के राज्यपाल बन सकते हैं और मजा ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि राज्यपाल करते हैं और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक साथ कई राज्य और इन्हीं को राज्यपाल को कहा जाता है यूनियन का हो जाएगा। एजेंट का मतलब ये होता है मालिका नौकर। इनफैक्ट किसी मामले में राष्ट्रपति जो है वो 42वें संविधान संशोधन से बाध्य है मंत्रिमंडल की सलाह और एडवाइस पे, लेकिन यहाँ पर सलाह और एडवाइस का कोई नहीं। अब सवाल आता है उल्टा, क्या विधानसभा के पास जब पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, एक सीएम बन गया, तो इनके पास भी जो राज्य मंत्री परिषद जैसे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है वो भी चीज मंत्री गन्ना विकास चलो मेरे खेत में गन्ने नहीं हो रहे, चलिए गन्ना विकास उनका प्रॉपर नाम ग्राम ग्राम जैसे कृषि गन्ना
सलाह दी कि सीएम साहब निकालो बढ़िया बढ़िया आर्मी मतलब निकालो बढ़िया बढ़िया मंत्री बना दीजिए, ठीक है। तो भैया उन्होंने अपनी मर्जी से कहा इसको ले लो, ये बहुत निष्पक्ष और अच्छा आदमी है। सो ऐसे श्री कर्तव्यपूर्ण कर्तव्यपरायण महामृत्युंजय जाप करके आए हुए लोगों का जो है सिलेक्शन होता है। उसके बाद जब सरकार डालनी है तो चारा घोटाला, भूसा घोटाला, एशिया में सीमेंट घोटाला, ठीक है, भोजपुरी गानों के घोटाले, सारे घोटाले। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार पीएम को बाध्य कर रखा है, सॉरी पीएम को नहीं राष्ट्रपति को बाध्य कर रखा है कि वो जितना भी मंत्रिमंडल केंद्र का है उसकी एडवाइस से चले, क्या हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बाध्य है? क्या हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बाध्य है? मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, देखो केंद्र के अंदर अनुच्छेद 74 है, पूरा मंत्रिमंडल आता है, ठीक है। वो मंत्रिमंडल जब एडवाइस नहीं देगा तब तक कि राष्ट्रपति महोदय कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हमारे यहाँ ये समझिए कि अगर कोई भी सीएम है तो क्या पहले वो मंत्रिमंडल से फॉर्म करे, और जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल क्या वही उसको मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल से फॉर्म नहीं है। गवर्नर जो है 153 अनुच्छेद में किसी मामले में बाउंड नहीं है, लेकिन जिस मामले में वो लोग एड और एडवाइस लेके आएंगे सिर्फ उसी में वो अपने विचार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जैसे मान लीजिए वो लोग लेके आ रहे हैं पास, ऐसे पावर बीच में उसके किसी कारण से कई बार केंद्र की योजना और राज्य की योजनाओं का आपस में टकराव हो जाता है, लेकिन हमारे पास राज्य के समावर्ती तो बनेगा। तो ऐसे में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो केंद्र और राज्य का, इस वजह से कहीं ना कहीं गवर्नर को थोड़ी पावर ज़्यादा दी हुई है, ठीक है। और यद्यपि 153 के अंदर लिखा है कि गवर्नर महोदय 5 वर्ष के लिए विराजमान रहेंगे कुर्सी पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब तक राष्ट्रपति की खुश यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आज बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पे जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू नहीं समझोगे तो विधानसभा का लास्ट टॉपिक नहीं समझ जाएगा और ये और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू की बात करें। अब देखो, राष्ट्रपति को केंद्र के मंत्रिमंडल ने एडवाइस दी कि ऐसा ऐसा कर दो और राष्ट्रपति ने वो काम कर दिया। अब इत्तेफाक से वो काम देश के आहित में चल रहा है, वो काम खराब हो गया, तो फिर हमें ये बताओ क्या राष्ट्रपति चलो मान लो कि न्यायालय ने मामला सुन लिया, तो न्यायालय ने कहा कि आपको वो बात का स्टेटमेंट लेके आओ जो पीएम और उनके मंत्रिमंडल ने मिली एडवाइस कर राष्ट्रपति को, तो क्या कभी भी वो बातें भूली जा सकती है? क्या कभी भी वो बातें भूली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। यानी कि न्यायिक पुनर्विचार कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू कभी भी कार्यकारी या फिर विधायिका के लायक या कभी भी राष्ट्रपति ने अपने स्वविवेक से कोई भी घोषणा कर दी उस पर लागू मुझे क्वेश्चन उससे पहले थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं बिना क्योंकि थोड़ा ये हुआ है और बाकी ये सब आपको देखना है। न्यायिक पुनर्विचार आपको पता है अनुच्छेद 13 के अंदर दिया हुआ है, सीधे सीधे नहीं लिखा है और उसको ड्रॉ कर दिया। उसका अर्थ ये होता है और आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें आपको एक चीज बनाऊंगा पहले बताइए और उसको केस करिए साथ में। न्यायिक पुनर्विचार का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके पास ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या करेगा, ना कि संविधान बैठने के द्वारा बना दिया संविधान बनाता हूं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में साक्ष्य मांगता है तो क्या साक्ष्य मांगने की शक्ति या न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति राष्ट्रपति एवं उसके मंत्रिमंडल या फिर राज्य के अंदर राज्यपाल और उसके अंदर जो सीएम है उनके मंत्रिमंडल है या उसके लागू होती है? तो याद रखो कि इन लोगों को विचारहीन और विवेकाधीन की शक्तियां मिली हैं। ये लोग कभी भी अपनी शक्तियों से कोई भी चीज का फैसला ले सकते हैं, चाहे किसी की जांच की जाए, चाहे देश की किसी देशी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नीति का गठन कर जाए और सब पूरा देश लेकिन उनकी दिमाग की सोच को, उनकी कहीं भी बात को, उनकी राय को चैलेंज। मनमोहन सिंह को क्यों जानते हैं? मनमोहन सिंह को जानते हैं? अरे वाह, मोबाइल में सब लोग यही जानते हैं कि he was the
स्लो वर्जन ऑफ क्रिटिसाइज नहीं करता। हाँ यही मैं सुनना चाहता। उन्होंने किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की? पंजाब यूनिवर्सिटी 1957 वो पैदा हुआ तो जगह पर GUH के और वो पाकिस्तान के सही मतलब नहीं वो पाकिस्तानी नहीं ऐसा नहीं पाकिस्तानी तो आशाराम भी पाकिस्तान की बदल हुई। आशाराम वाज ऑल्सो बोर्न इन पाकिस्तान, ना पता हो तो देखना एक बार। और पाकिस्तान में डिग्री की बदल हुई और बाद में अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझिए। नाउ हुआ ये कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हमारे माननीय मनमोहन जी जो है वो असम से, ठीक है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास 105 और 195 है और 102 ये सब अनुच्छेद ऐसे हैं जो प्रिविलेज तो देते हैं, लेकिन 102 के तहत रोक भी लगती है कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कर सकते, यानी कि लाभ का पद नहीं ले सकते। आवाज क्लियर आ रही है? अब दिक्कत ये आती है कि लाभ के पद की परिभाषा क्या है, और वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीएम का भी लाभ का पद होता है, राज्यपाल का भी लाभ का पद होता है, और कोई और व्यक्ति भी है उसका भी लाभ का पद होता है। तो लाभ का पद है। अब दिक्कत यहाँ पे आई कि मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं एमपी तो हुई हूँ, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी से बड़ा गया था वापस पंजाब यूनिवर्सिटी जाके बच्चों को पढ़ाना। तो ये सवाल उन्होंने जो है वो स्पीकर के सामने रख दिया। सभी को पता है लोकसभा में स्पीकर होता है, ठीक है, और ये डेप्यूटी स्पीकर होता है। तो स्पीकर से ये सवाल पूछा गया कि क्या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की श्रेणी में नहीं आए? ये तो वहाँ जाएंगे, इनको पैसा नहीं मिलेगा और ये प्रोफेसर भी बनेंगे, और यहाँ वाली कुर्सी का क्या होगा? तो इस पे स्पीकर ने जवाब दिया दिस विल नॉट बी सीन एज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लाभ के पद की परिभाषा करते हुए उन्होंने बताया कि जब लाभ के पद के अंदर कई सारी ऐसी पोस्ट होती है जहाँ आपको राज्य जो है मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाता है, वही पद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मॉनिटरी यानी कि पैसे का बेनिफिट नहीं, यहाँ उनके अच्छी एजुकेशन के लेवल नहीं होता है, और उनको बस ये कर दिया गया कि जो मंथली सैलरी मिलेगी उसको पर डे पर देंगे, उनको 5,000 रुपया पर डे की सैलरी पे बदल सकता है। कई ऐसे केसेस भी हैं जहाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हटा दिया गया, इंदिरा गांधी वो हमारे जो है डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन है तो उनको हटा दिया गया, वहाँ संस्था इसलिए दिया जाता है उसको पीछे आने की वजह समझो। आप कभी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कभी नहीं सुनिए। मुझे ये बताओ कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में मेरी मंत्री बन जाए बतौर प्रवक्ता और मैं 1.5 लाख रुपये का आदमी हूँ, अभी मुझे जा करके मैं असम से चुनाव जीत करके या कहीं से चुनाव जीत करके मैं बैठने जाता हूँ लोकसभा में एमपी में, तो मुझे ये बताओ कि मैं किस राज्य को हटाना चाहूँगा, इसको बुराई करता हूँ तो ऐसा अभी सरकार ने देखा है कि मुझे किस सरकार के रहते हुए पहुँच गया, यानी कि यहाँ से मैं बीजेपी की पढ़ाई कर रहा हूँ और वहाँ जाकर के नहीं खड़ा हो ये जो गलत। इस वजह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परिभाषा दिखाई ये व्यक्ति कई लालच में आके अपनी ऊंची पोजीशन या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के पद की गरिमा को छीन ना करके, इस वजह से उसे दोनों पदों से दूरी छूटना। इसे डिफाइन करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास होता है, और इसकी इलेक्शन कमीशन से इन्वेस्टिगेशन कौन कराता है, राय कौन कराता है, ये समझ गए आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो कल को आप ये कह सकते हैं कि लेक्चर है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर है, सबको नोट कर लेना, ये वाला केस आपको मिल जाएगा। तो दिक्कत विधान परिषद पे जाएं, विधानसभा में कोई दिक्कत, जुडिशियल रिव्यू आ गया विधानसभा का लिख दोगे, राज्यपाल आ गया लिख दोगे, सीट आ गई लिख दोगे, आरक्षण राजनीति का जो मिला हुआ है लिख दोगे, एंग्लो इंडियन संशोधन आ गया लिख दोगे, विधानसभा सुप्रीम है ऊंची है विधान परिषद से लिख दोगे, विधानसभा हर राज्य में लिख दोगे, विधानसभा बहुत सारे क्षेत्र में आती है लिख दोगे, विधानसभा हम लोग की किताब से लिख जाती है लिख दोगे, राज्यपाल आगे लिख दोगे, और कुछ आपका कोई नहीं पता। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? तो पानी पी लेते हैं इतनी सी बात पर, 1 मिनट का ब्रेक ले लो और टाइम भी देख लो। ओनली 20 मिनट्स लेफ्ट है हमारे पास, चलो फटाफट पानी पियो फिर शुरू करते हैं। पी लो, 30 सेकंड का है। और जाकर के जिसके पास स्टैंडर्ड बुक है, गूगल है, जो भी सोर्स है उससे टॉपिक रिवाइज जरूर करना, पूरा कंप्लीट हो सकता है जितना लिखवाया है, जो लिख लो, उसके नोट बना लो, नहीं आएंगे आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू
डाल लो, लिखो, थोड़ा लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए विधान परिषद अनुच्छेद 169, विधान परिषद इंग्लिश वालों को लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अनुच्छेद 169 169, ठीक है। किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन एवं समाप्त करने का वर्णन, एवं समाप्त करने का वर्णन अनुच्छेद 169 में, वर्णन अनुच्छेद 169 में है, अनुच्छेद 169 में, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। विधान परिषद पीपी लिख लो, बी डॉट पी शॉर्ट में लिख लो, हाँ लिखो उत्तर पीपी, ठीक है। विधान परिषद एक ऐसा सदन है, विधान परिषद एक ऐसा सदन है जहां किसी विधेयक पर विस्तृत विचार किया जा सकता है। एक ऐसा सदन है जहाँ किसी विधेयक पर, विधेयक माने बिल पर विस्तृत विचार किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसकी संरचना, इसकी संरचना अनुच्छेद 171 171 में दर्शाई गई है। स्टोरी सब मिली जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, इसकी संरचना हेडिंग डालिए, संरचना। ठीक है। अब देखो, विधान परिषद बनाने का सबसे पहला नियम ये है कि यहाँ पर 1/3 सीटें होनी चाहिए विधानसभा की मैक्सिमम, और मिनिमम सीटें होना चाहिए 40। फिर से मेरी बात सुनिए, ये विधान परिषद है 1/4 और ये मिनिमम 40, समझ गए। M इज फॉर मिनिमम, MEX इज फॉर मैक्सिमम, ठीक है। अभी ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा, क्या कर रहे हो पीछे? मॉर्निंग सुलगा रहे हो, क्या कर रहे हो? सस्ते नशे कर रहे हो आप लोग? कितनी? 80-100 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उत्तर प्रदेश विधानसभा, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया 403 का 1/4 करो, कितना आएगा? कितना? ठीक है, कितना आएगा? 103 शायद आएगा, 103.33 आएगा शायद। कितना आएगा? अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? 403 को क्या करूँ? आओ आप
1/3 कैसे, इसीलिए कैलकुलेशन गड़बड़ आ रही है, 1/3 आएगा। आप ठीक हो जाएगा, 1/3 लिखो, 134.4। करो भैया मैथ वालों, करो कैलकुलेशन। अरे रफ फिगर मान लें, हम लोगों की कैलकुलेशन से कुछ लेना देना नहीं, रफ फिगर तो मान सकते, इतना आसान करिए। चलो क्या जाओ इससे। विधान परिषद का सीधा रूल समझो, या तो मैक्सिमम इतनी सीट होंगी विधानसभा की और मिनिमम 40 होगी। अब इससे आंकड़ा बाहर नहीं जाएगा, यानी कि 40 से लेकर 134 सीट के बीच में होगी। तो अभी कितनी है मौजूदा, अभी मौजूद प्रेजेंट कितनी है, फिर से समझो मेरे कहने का मतलब है यहाँ जो मैक्सिमम सीट है वो 1/3 से ऊपर नहीं है, यानी कि हम ले जा सकते हैं 134 तक, लेकिन अभी हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल में एग्जैक्ट 3 और मिनिमम 40, मिनिमम, यानी कि इस रेंज के बीच में हो सकती है। हम मैक्सिमम सीट कितनी ले जा सकते हैं, 134, 134 से ऊपर नहीं ले जा सकते, ठीक है, और इधर 40 से नीचे नहीं ले जा सकते, ये रूल है। तो अभी हमारे पास बीच की हैं जो कि कितनी है, 100, और अभी भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जितने भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आबादी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये लिखना चाहो तो लिख लो, चार्ट आप लोग बनाना चाहो अपने में 1/3 और 40 का नहीं बनाना। क्या होता है, अब बात कर लेते हैं इनके सदस्य की। पहले ये बताओ, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो चुनाव प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष होता है? इसमें से क्या सभी लोग भागीदारी होते हैं? राज्यसभा का किसी चुनाव होता है, कैसे होता है? देखिए ऐसा होता है, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जैसे मान लो चलो कि विधानसभा के अंदर हमने एमएलए को चुन लिया और एमएलए के ऊपर क्या करते हैं, इसका चुनाव करते हैं राज्यसभा का, उनके वोट की जो वैल्यू होती है वो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी आबादी है, थोड़ा हजार या लेकिन यहाँ पर जो भी सदस्य होते हैं, और इस चुनाव को आप लोगों ने बड़ा पॉपुलरली सुना होगा, एमएलसी का चुनाव। सुना है एमएलसी इलेक्शंस होते हैं। इस एमएलसी इलेक्शन के अंदर हमारी विधानसभा का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, और साथ ही हमारी जो स्थानीय शासन है उनका भी रोल होता है। इसमें जो वोटर्स हैं, जो लोग यहाँ सदस्य को वोट दे सकते हैं, आप उनकी संरचना अपनी कॉपी में लिख लेना, 1/3, फिर लिखो 1/3, देन 1/6, फिर 1/12। एमएलसी के चुनाव में सबसे बड़ी भागीदारी रहती है स्टूडेंट की और टीचर की। ये होते हैं टीचर और ये होते हैं स्टूडेंट। टीचर भी जितने इसमें होते हैं वो प्राइमरी से ऊपर के टीचर होते हैं, 1 से 5 वाले टीचर इसमें पार्टिसिपेट नहीं होते, ठीक है। सेकेंडरी के पार्टिसिपेट करते हैं जिसको कुछ प्राप्ति होती है, जिससे आए, ठीक है, और वो भी कम से कम 3 साल को पढ़ाते हुए हो गए, ठीक है। 3 ईयर एक्सपीरियंस टीचर। और बाकी स्टूडेंट में आप लोग कौन दे सकते हैं, 12th पास, सिर्फ स्नातक। 1/6 ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी बिल पर विस्तृत चर्चा करने के लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास और राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति, जिनको वो लिटरेचर में अच्छे होते हैं, साइंस में अच्छे होते हैं, खेल में अच्छे होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, वो क्या है, लेकिन ये बताओ कि वो कहाँ से चुनाव जीत गया है, कहाँ से जीत गया है,
एक्सेक्टली। तो फिर यहाँ पे भी शक्ति दी गई क्योंकि कहीं ना कहीं मानते हैं सबको कि राज्यसभा की प्रणाली में काम करता है उससे अलग। तो ऐसे गवर्नर को 1/6 के अंदर नामांकन यानी कि आपको नॉमिनेशन करने का अधिकार दिया गया है, जिसको मनोनीत करना पड़ता है, ठीक है। और इस मनोनीत के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल वर्क, लेकिन एक चीज़ और जोड़ दी जाती है, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या है, और ये कोऑपरेटिव क्योंकि राज्य के अंदर बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केंद्र के अंदर भागीदारी के जरूरत होते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट होगा ये तो क्या करती है कि राजस्थान या ठीक है, ये याद रखना। ना 1/3 कौन होते हैं, 1/3 और कौन कौन से बचते हैं, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, और कौन बचता है, एग्जैक्टली 1/3 में जो लास्ट में बचते हैं वो बचते हैं हमारे विधायक एमएलए। इसमें जो सदस्य के लिए यानी एमएलसी चुनाव लड़ता है उसकी आपने देखा था कि विधानसभा लोकसभा में 25 वर्ष होती है, पर यहाँ पर 30 वर्ष, ठीक है। लोगों ने डिमांड की थी इसको 35 कर दिया जाए, हालांकि 35 से 30 पहले 35 वर्ष चलता था। कई जगह आप देखोगे तो ऐसा डिस्प्यूट माना जाता है कि अगर गवर्नर है वो 35 है, राष्ट्रपति 35 है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर 30 रखी गई। तो ये हमेशा क्या करना कंफ्यूज मत होना, कभी भी राष्ट्रपति गवर्नर आता है 35 साल की उम्र होती है, और यहाँ पर लोकसभा में 25 होती है, विधानसभा के अंदर 25 होती है, लेकिन दोनों हाउसेस के लिए यानी कि यहाँ पर विधान परिषद और राज्यसभा के अंदर जो आर्गुमेंट कितनी होती है 30। अच्छा, एक एमएलसी का काम क्या होता है बताओ, क्या काम होता है एमएलसी का? अब लास्ट केस है और इस लास्ट केस में आपको एक चीज ये पता चल जाएगी कि क्यों विधान परिषद की कोई औकात है। ये सबसे लास्ट केस है, ठीक है, 2-3 मिनट का और है, कंटिन्यू करता हूँ। 2 तरीके के बिल होते हैं, ठीक है, और एक होता है मनी बिल, इसको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। बिल में अंतर पता है किसी को? अगर आप केंद्र की बात करें तो जो हमारा मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा के अलावा आप उसको कहीं भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। अब यही प्रणाली वजाहत कौन सा बिल प्रस्तुत कर रहे हो अकेले, क्या देखो, आइए देखो ध्यान से देखो, नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो, ठीक है। अब राज्य के अंदर क्या बिल नहीं पेश होते हैं भाई, राज्य की विधायिका भी तो राज्य के लिए नियम बनाती है नहीं बनाती है। आप जो भी स्कीम देखते हो, नई बिल्डिंग बन रही है, भवन बन रहे हैं, नए योगी जी मुख्यमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं, तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि विधेयक को प्रस्तुत होता ही होगा। अब देखो कमाल की चीज़, मनी बिल हमारे यहाँ भी विधानसभा में पेश होगा, और अगर विधानसभा में मनी बिल पेश हो गया और उसने विधान परिषद के पास भेज दिया तो वो अप्रूव होगा। बहुत 14 दिन का टाइम पीरियड लगता है, उसके बाद अप्रूव होना मजबूरी है। मनी बिल कभी रुकता नहीं, मनी बिल का सीधा मतलब होता है कि हमको राजकोष से पैसा दो, और कई बार पैसा जो है तो जेब में चला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो हमारे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें यूपी की, तो इसमें 2 हाउसेस होते हैं, एक विधान परिषद होता है, एक विधानसभा। अब ध्यान से समझना, ये साधारण बिल, मान लो ये बिल है कि राज्य में महिलाओं के लिए लाभकारी योजना बनाने हेतु, महिलाओं के लिए योजना बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसको विधानसभा में दे दिया, नॉर्मल है, लोअर हाउस है, निम्न सदन है, दे दिया। इन्होंने यहाँ से बिल बनाया, इस पर अपनी सहमति दी, सहमति बनाने के बाद इन्होंने विधान परिषद के पास भेज दिया। अब शुरू होता है गेम। अब विधान परिषद क्या इस बिल को रिजेक्ट कर सकता है? कौन कह रहा है इससे? जस्टिफाई करो कैसे? यदि वो चाहे तो समाप्ति हम कह रहे हैं आपकी बात सही है, राष्ट्रपति सवाल बहुत बेसिक है। मैंने कहा कि विधानसभा में जो है विधान परिषद के पास चला गया, तो हम सहमत हैं। आपको क्या
सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अगर कभी भी विधानसभा ने बिल भेज दिया है तो इनके पास रूल होता है 3+1। क्या रूल होता है? 3+1। ये समाप्त करेंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसे हमारा क्रिटिसाइज करके आप पढ़ें और नहीं पढ़ते तो तरीका से पढ़ना। तब आपको ये लैंग्वेज मिली ना, और जितने बुक में आईएएस है, इलेक्शन कमीशन है, तो ऐसे ही लिख दिया तरीका से। अब आते हैं इसको, तो विधानसभा के जो लोग होते हैं बिल इंट्रोड्यूस करा, विधान परिषद में गया, विधान परिषद का हम नहीं मानते तो उन्होंने तो कुछ नहीं कर सकते। और वास्तव में वो लोग उस बिल को रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते, बस अपने पास 3 महीने रोक सकते। कितने महीने? 3 महीने रोकने के बाद वापस भेज दिया। अब हो गया विधानसभा का दिमाग खराब, विधानसभा ने कहा ठीक है तुमने कुछ संशोधन या सुझाव नहीं हो, फिर से बिल। उसके बाद जब सेकेंड टाइम जब बिल जाता है तो ये 3 महीने का रूल खत्म हो जाता है, फिर आता है 1 महीने का रूल, और ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकते। और अगर इन्होंने 1 महीने से ज़्यादा रोक लिया तो माना जाएगा कि इनके हाउस ऑटोमेटिकली पास हो गया। नाउ सेकंड थिंग, एक पावर समझ में आ गई, विधान परिषद फेल हो गया, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड पावर। सेकंड पावर ये होती है कि ये जो बिल है ऑर्डिनरी बिल है, अब हमने पेश किया पहले विधान परिषद। किसे पेश किया पहले? विधान परिषद ने बिल अपने पास से सहमति दे दी, उसको नीचे भेज दिया विधानसभा में। विधानसभा का नाम ये तो राज्य अपना काम कर रहे। अब सोचिए आप विधान परिषद लोअर हाउस में, निम्न हाउस में उसके बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ये भी नहीं कि तुम वापस भेज दिया लो, उसको पढ़ लो, संशोधन करो, सीधा रिजेक्ट। दिस इज द पावर ऑफ विधानसभा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यों? क्योंकि विधानसभा हर राज्य में मैंडेटरी है। विधानसभा चाहती है तो विधान परिषद है, विधानसभा नहीं चाहेगी तो विधान परिषद नहीं। ये सिद्धांत था। तो हमारे पास जिसके पास इतनी की पावर नहीं है ये इसी बिल को अपने पास रोक के रखना है। और बेसिक रूल इन्होंने पास कर दिया, इन्होंने पास कर दिया, तब आ जाएगा आनंदी बहन गायब हो गई, तब आ जाएंगे सीन में गवर्नर, अनुच्छेद 213 के तहत साइन कर देंगे। नाउ सेकंड, अनुच्छेद 108 बात करता है डेडलॉक। विधान परिषद विधानसभा दोनों आने को एक साथ सभा में राजी नहीं, डेडलॉक की परिस्थिति बनी और हमको बिल कराना पास। तब क्या होता है कि राष्ट्रपति केंद्र में एक समन जारी करता है, उस समन में दोनों हाउसेस की ज्वाइंट मीटिंग करता है, उसको बोलते हैं अनुच्छेद 108। क्या यहाँ पर राज्यपाल जब ये दोनों हाउसेस एक साथ किसी बिल पे विचार करने के लिए सहमत नहीं हो रहे, आपस में साथ नहीं बैठ रहे हैं, तब क्या वो ज्वाइंट मीटिंग करा सकता है? कितने लोग कहते हैं करा सकता है? बिकॉज ये लास्ट वो कह रहे हैं करा सकता है। वो तो पार्लियामेंट्री मीटिंग है, मिनिमम 2 बार पार्लियामेंट को मिलना ही मिलना होता है, 6 महीने की ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। दैट इज अनदर थिंग। मेरा सवाल ये है कि जब किसी बिल पे दोनों सदन सहमत नहीं होते बात करने को तो डेडलॉक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति समन करता है केंद्र में, तो क्या राज्य के अंदर राज्यपाल की को समन भेज के डेडलॉक की कंडीशन को निपटा सकता है, ज्वाइंट मीटिंग कर सकता है? यहाँ पे राज्य की शक्तियाँ कम हो जाती है, तो कैसे कर सकता है? गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव है? इसका मतलब ये है कि केंद्र कोई भी बिल जबरदस्ती पास करवा सकता था। केंद्र चाहता कि राज्यपाल से कहो ज्वाइंट मीटिंग बुलवाओ, दोनों लोगों को समझाओ, बैठल लाओ, अपने बिल को अनुमति दिलवाओ, बिल पास कराओ। लेकिन संविधान ने कहा को ये बात बता दी कि राज्य को भी कुछ शक्ति दे दो, वरना राज्य न्याय दे मतलब दूसरा मारेंगे। तो इस वजह से ये पावर राज्यों के पास में दे दी गई कि तुम्हारे लिए डेडलॉक की कोई कंडीशन तुम्हें नहीं लगता, बिल पर चर्चा नहीं करनी है, भाड़ में जाना है। यू आर हैविंग द पावर ऑफ विल। इसीलिए स्टेट के पास यही एक पावर है जो स्टेट के पास नहीं है कोई और, वरना फिर ज़्यादातर पावर में आप देखकर किस तरीके से सेंटर उसके पास समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, डेडलॉक की जो कंडीशन है, अगर कभी भी दोनों बिल पर डिस्कशन नहीं करते हैं, राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन गवर्नर बुलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि गवर्नर सीधे सीधे राष्ट्रपति से आता है और इससे राज्य के अंदर कहीं ना कहीं केंद्र की सुप्रीमेसी। अब अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया इन द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक की परिस्थिति में कैन अ गवर्नर
समन द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, कैन अ प्रेसिडेंट, और एक और सवाल क्या है, क्या राष्ट्रपति किसी राज्य के अंदर डेमोक्रेटिक कंडीशन में दोनों हाउसों में मीटिंग करा सकता है? कभी नहीं करा सकता, कभी नहीं करा सकता। तो इस तरीके से प्रीलिम्स के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, चाहे कैसे भी हो, कंसेप्ट भी हो। अगर कंसेप्ट, अगर आपको यही पता चल जाएगा, ठीक है, कि हिंदी लिखना आती है, कोई भी पत्र लिखो, एक ही पत्र का फॉर्मेट याद करके चले आओगे कुछ टेम्पररी किताबों से, यू आर नेवर गोइंग टू सक्सेस। और अगर यूपीएससी के लिए पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बेटर है, लेकिन पढ़ो तो ऐसे। और ऐसे नहीं पढ़ सकते तो विचार, फिर कोई 4 बोले वाली फिगर है, हिंदी में लेके जाना अपना बैग में रखे और ठीक है, देन यू विल नो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन, तब पता चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर क्लास अटेंडेंस। सर भी अलग से